Good morning, students. In our last class, we have discussed the results of Lenard's experiment, right? लेनार्ड ने जो एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया था उसके रिजल्ट्स हम लोगों ने डिस्कस किए थे लास्ट क्लास में. नाउ टुडे वी आर गोइंग टू उसी के बेसिस पे जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है उससे रिलेटेड कुछ फैक्ट्स हमको पता चले थे, राइट? So today we are going to discuss that facts only, that what are the things on which the photoelectric effect depends, और जिसको कि हम लॉज ऑफ फोटोइलेक्ट्रिक एमिशन के नाम से भी जानते हैं, राइट? बेसिकली जब भी फोटोइलेक्ट्रिक एमिशन होगा तो वो कुछ लॉज को फॉलो करेगा, एंड व्हाट आर दीज लॉज, दैट लॉज वी आर गोइंग टू डिस्कस हियर, राइट? सो फोटोइलेक्ट्रिक एमिशन के कुछ लॉज होते हैं. जब भी लाइट के कारण या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के कारण इलेक्ट्रॉन्स एमिट हो रहे हैं और इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो रही है तो कुछ रूल्स को फॉलो करेगी. एंड व्हाट आर दीज रूल्स, दैट रूल्स वी आर गोइंग टू डिस्कस हियर, राइट? सो द फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोटोइलेक्ट्रिक emission is that for a given metal and the frequency of incident radiation, the number of photoelectrons ejected per second from a metal surface is directly proportional to the intensity of the electromagnetic radiation, right? मतलब किसी पर्टिकुलर थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी और थ्रेशोल्ड एनर्जी के लिए, किसी पर्टिकुलर थ्रेशोल्ड एनर्जी और थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी के लिए जो फोटो इलेक्ट्रॉन्स एमिट हो रहे हैं किसी पर्टिकुलर टाइम में, वो किस पे डिपेंड करेंगे? नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स एमिटेड, number of photoelectrons emitted is directly proportional to the intensity of electromagnetic radiation, right? So कितने नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स एमिट हो रहे हैं, ये चीज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी इसके इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के. मतलब कि अगर इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन ज्यादा तो नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स एमिटेड भी ज्यादा, और अगर हम कम इंटेंसिटी की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन लेंगे तो ऑब्वियसली जो नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो कम होंगे, राइट? तो पहला लॉ हमको समझ में आ गया कि नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएंगे इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस के. द सेकेंड थिंग दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस हियर इज द फोटो इलेक्ट्रॉन्स एमिटेड with the range of kinetic energy from 0 up to the maximum. मतलब जो इलेक्ट्रॉन्स की काइनेटिक एनर्जी होगी वो इंटेंसिटी पे डिपेंड नहीं करेगी, बल्कि वो किस पे डिपेंड करेगी? फ्रीक्वेंसी पे, राइट? द काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स, जो इलेक्ट्रॉन्स एमिट हो रहे हैं उनकी काइनेटिक एनर्जी किस चीज पे डिपेंड करेगी? इट डज नॉट डिपेंड अपॉन द इंटेंसिटी पर डिपेंड नहीं करेगी, बल्कि हम ये बोल सकते बल्कि वो डिपेंड करेगी किस पर? फ्रीक्वेंसी पर. फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन, इंसिडेंट रेडिएशन की जो फ्रीक्वेंसी है उस पर डिपेंड करेगा कि कितने नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो उनकी कितनी जो फोटो इलेक्ट्रॉन्स एमिट हुए हैं उनकी काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी, ये चीज डिपेंड करेगी फ्रीक्वेंसी पर. So this is the second rule. The third rule is that the maximum kinetic energy of photoelectrons depends on the frequency of the incident light and varies linearly with the frequency. तो थर्ड रूल हमको है बोलता है कि जो काइनेटिक एनर्जी होगी फोटो इलेक्ट्रॉन्स की वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी फ्रीक्वेंसी के. मतलब कि अगर ऑब्वियसली फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन के, मतलब कि अगर रेडिएशन की फ्रीक्वेंसी ज्यादा तो जो इलेक्ट्रॉन्स एमिट हो रहे हैं उनकी काइनेटिक एनर्जी भी ज्यादा, और अगर काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगी तो ऑब्वियसली बात है ज्यादा करंट जो है वो फ्लो होगा, या ज्यादा जल्दी जो करंट है वो फ्लो होगा, राइट? और यहीं से हमारे पास एक टर्म आती है दैट इज द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी. थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है वो मिनिमम फ्रीक्वेंसी जो कि रिक्वायर्ड होती है इलेक्ट्रॉन को सो दैट दे कैन एमिट आउट ऑफ देयर मेटल सरफेस इज कॉल्ड एज द थ्रेशोल्ड.
फ्रिक्वेंसी अगर जो रेडिएशन आपने इंसिडेंट करवाई है उसकी फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से कम होगी तो इलेक्ट्रॉन मेटल सरफेस से बाहर नहीं निकल पाएगा, राइट। नेक्स्ट एंड द लास्ट पॉइंट वुड बी दैट कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इमिशन होता है वो एक इंस्टेंटेनियस प्रोसेस होती है, राइट। इंस्टेंटेनियस प्रोसेस, फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन जो है वो एक इंस्टेंटेनियस प्रोसेस है, मतलब कि जैसे ही इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन किसी मेटल सरफेस पे इंसिडेंट हुई वैसे ही इलेक्ट्रॉन्स जो है वो इमिट होने लग जाते हैं और इस पूरी प्रोसेस में किसी भी तरीके से टाइम डिले नहीं होता है, राइट। किसी भी तरीके का टाइम डिले नहीं होगा और ये एक इंस्टेंटेनियस प्रोसेस है। जैसे ही इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन मेटल सरफेस पे पड़ी वैसे ही जो फोटो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो इमिट होना स्टार्ट हो जाते हैं विदाउट एनी टाइम डिले। सो इट इज एन इंस्टेंटेनियस प्रोसेस। सो बेसिकली हम लोगों ने 4 लॉज डिस्कस किए फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन के। पहला, नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन इमिटेड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। अगर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की इंटेंसिटी ज़्यादा होगी तो ज़्यादा फोटो इलेक्ट्रॉन्स इमिट होंगे। दूसरी चीज़ हम लोगों ने देखी कि काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स जो होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन के, राइट। और वो किसी भी तरीके से इंटेंसिटी पे डिपेंड नहीं करती है। थर्ड चीज हम लोगों ने देखी कि हर एक मेटल के लिए जो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है वो फिक्स है और अगर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से कम होगी तो जो फोटो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो इमिट नहीं हो पाएंगे मेटल सरफेस से, राइट। So the threshold frequency is fixed for every metal, and if the frequency of the incident radiation is below that threshold frequency, then the electrons will not be able to emit out of the metal surface. The next and the last point that we have seen is that the photoelectric emission is an instantaneous process, and as soon as the electromagnetic radiation incident on the metal surface, the electron get emitted from the metal surface instantly without any टाइम डिले, राइट। तो ये बेसिकली 4 लॉज हैं फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन के। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस हियर इज फेलियर्स ऑफ क्लासिकल वेव थ्योरी। हम लोगों ने इसके पिछले वाले चैप्टर में वेव थ्योरी पढ़ी थी जिसके अकॉर्डिंग जो लाइट है वो वेव नेचर को फॉलो करती है, राइट। हाइगन ने बताया था कि जो लाइट है वो पार्टिकल नेचर को फॉलो नहीं करती है और उन्होंने न्यूटन की कॉर्पस्कुलर थ्योरी को फेल किया था। एंड अकॉर्डिंग टू हिम द लाइट ट्रेवल्स इन द फॉर्म ऑफ वेव्स, राइट। बट वहाँ पे हम लोगों ने डिस्कस किया था कि जो हाइगन की वेव थ्योरी थी वो कुछ रीजंस के कारण फेल हो गई थी, जिसका सबसे बड़ा रीज़न था बेसिकली देयर वर द 2 रीजंस जिनके कारण हाइगन की वेव थ्योरी फेल हो गई थी। पहला ये कि उन्होंने बोला था कि यूनिवर्स में एक होमोजेनस ट्रांसपेरेंट मीडियम है जो कि मासलेस है, ऑर्डरलेस है, हाईली इलास्टिक है, लो डेंसिटी है। इस तरीके का एक मीडियम प्रेजेंट है जिसको उन्होंने नाम दिया था ईथर। बट वो इस ईथर की फिजिकल प्रेजेंस को एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे। ही डिड नॉट प्रूव दैट कि यूनिवर्स में इस तरीके का कोई मीडियम जो है वो प्रेजेंट है, राइट। तो पहला रीजन ये था हाइगन की थ्योरी के फेल होने का। एंड द सेकेंड एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट रीजन वाज दैट कि हाइगन की वेव थ्योरी के अकॉर्डिंग उन्होंने रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, डिस्पर्जन, इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन, पोलराइजेशन, इन सभी फिनोमेना को अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया था। बट ही कुड नॉट एक्सप्लेन द फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट और द फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन। आपको पता है हाइगन की थ्योरी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को एक्सप्लेन नहीं कर पाई थी। सो क्यों नहीं कर पाई थी, क्या रीजंस थे, किन कारणों से हाइगन की वेव थ्योरी एक्सप्लेन नहीं कर पाई थी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को, वो हम यहाँ समझेंगे। तो बेसिकली क्लासिकल वेव थ्योरी जो है वो लॉ 1 को तो क्लियरली अभी हमने जो 4 लॉस पढ़े उसमें से जो फर्स्ट लॉ था that is the number of photoelectrons is directly proportional to the intensity of the radiation, इस चीज को वो क्लासिकल वेव थ्योरी कंप्लीटली जस्टिफाई कर रही थी। ऑब्वियस सी बात है कि अगर हम लाइट का वेव नेचर कंसिडर करें तो जो वेव होगी अगर उसकी इंटेंसिटी ज़्यादा, अगर वेव
इस वेव की इंटेंसिटी ज़्यादा, तो वो अपने साथ ज़्यादा एनर्जी को इम्पार्ट करेगी, और अगर ज़्यादा एनर्जी को कैरी करेगी, और अगर ज़्यादा एनर्जी इम्पार्ट होती है मेटल पे, तो इलेक्ट्रॉन्स को ज़्यादा एनर्जी मिलेगी, और इलेक्ट्रॉन्स उस हायर एनर्जी की हेल्प से एक्साइट होकर अपनी एक्साइटेड स्टेट्स में इजीली चले जाएंगे। तो जो लॉ 1 है वो तो क्लियरली एक्सप्लेन हो पा रहा था वेव थ्योरी की हेल्प से। मतलब कि अगर वेव की इंटेंसिटी ज़्यादा, चूंकि लाइट को यहाँ पे वेव नेचर मानना पड़ेगा, तो चूंकि अगर लाइट वेव की इंटेंसिटी ज़्यादा, तो वो ज़्यादा एनर्जी कैरी करेगा, और मेटल ज़्यादा एनर्जी को एब्जॉर्ब करके इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो एस्केप हो जाएंगे। तो लॉ 1 जो था वो जस्टिफाई हो रहा था इसकी हेल्प से। बट लॉ 1 के अलावा बाकी जो 3 लॉज थे, दैट कुड नॉट बी एक्सप्लेन विद द क्लासिकल वेव थ्योरी। सेकेंड लॉ क्या बोलता है कि जो काइनेटिक एनर्जी होगी फोटो इलेक्ट्रॉन्स की, वो डिपेंड करेगी, काइनेटिक एनर्जी जो होगी इलेक्ट्रॉन्स की वो डिपेंड करेगी फ्रीक्वेंसी पे, राइट। फ्रीक्वेंसी ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन पे डिपेंड करेगी इलेक्ट्रॉन्स की काइनेटिक एनर्जी। बट ये लॉ जो था वो क्लासिकल वेव थ्योरी प्रूव नहीं कर पा रही थी, बिकॉज अकॉर्डिंग टू क्लासिकल वेव थ्योरी लाइट एक वेव है, और अगर लाइट एक वेव है तो अगर उसकी इंटेंसिटी ज़्यादा होगी, मतलब अगर चूंकि लाइट एक वेव हम मान रहे हैं यहाँ पे, तो अगर लाइट वेव ज़्यादा और उसकी इंटेंसिटी ज़्यादा, तो वो ज़्यादा एनर्जी इम्पार्ट करेगी, और चूंकि इलेक्ट्रॉन्स को ज़्यादा एनर्जी मिल रही है, तो उनकी काइनेटिक एनर्जी भी जो होनी चाहिए वो ज़्यादा होनी चाहिए, राइट। तो अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी हमको ये बोलना चाहिए कि इलेक्ट्रॉन्स की जो काइनेटिक एनर्जी है वो डिपेंड करती है इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन पे। लेकिन हमने अभी जस्ट डिस्कस किया लॉ ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन में कि जो काइनेटिक एनर्जी होती है वो इंटेंसिटी पे बिल्कुल भी डिपेंड नहीं करती है। इंटेंसिटी का काइनेटिक एनर्जी से कोई रिलेशन नहीं होता है, बल्कि जो काइनेटिक एनर्जी होती है वो किस पे डिपेंड करती है, फ्रीक्वेंसी पर, राइट। सो जो लॉ सेकेंड था दैट कुड नॉट बी एक्सप्लेन्ड बाय द क्लासिकल वेव थ्योरी, जो क्लासिकल वेव थ्योरी थी वो फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन के सेकेंड लॉ को प्रूव नहीं कर पा रही थी। इसके अलावा जो थर्ड लॉ हमने देखा, दैट इज हर एक मेटल के लिए एक थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी फिक्स है, और अगर हम उससे बिलो किसी वेव को इंसिडेंट अगर उससे बिलो हम फ्रीक्वेंसी किसी भी मेटल सरफेस को देते हैं, तो इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो मेटल सरफेस को मेटल सरफेस से बाहर नहीं आ पाएंगे। तो ये वाला भी जो लॉ था वो एक्सप्लेन नहीं कर पा रही थी क्लासिकल वेव थ्योरी। द रीजन इज दैट अकॉर्डिंग टू क्लासिकल वेव थ्योरी, मैंने मान लिया ये एक मेटल सरफेस है, यहाँ पे कुछ एटम्स हैं, और हर एक एटम्स में लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन्स हैं, राइट। तो मैंने मान लिया कि ये एक वेव यहाँ पे इंसिडेंट हुई इस एटम के ऊपर। तो मान लीजिए इस एक वेव की इंटेंसिटी कम है, तो वो इलेक्ट्रॉन वो इसको इस एटम को सफिशिएंट एनर्जी नहीं दे पा रही है ताकि इलेक्ट्रॉन जो है वो बाहर आ सके। बट मैं ये मान सकता हूँ कि यहाँ पे एक दूसरी वेव आ जाए, एक और वेव आ जाए। हो सकता है अगर एक वेव इसको सफिशिएंट एनर्जी नहीं दे पा रही है, तो एक से ज़्यादा 3-4 वेव्स आकर इसको सफिशिएंट एनर्जी दे दें, और जिससे कि जो इलेक्ट्रॉन है वो बाहर निकल पाए। ऐसा हो जाना चाहिए था। मतलब कि ये जो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी वाला कंसेप्ट है वो तो कंप्लीटली गलत होना चाहिए अकॉर्डिंग टू वेव थ्योरी, कि इस तरीके की फ्रीक्वेंसी की तो कोई ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि अगर एक वेव उसको सफिशिएंट एनर्जी नहीं दे पा रही है, तो 3 से 4 वेव मिलके उसको सफिशिएंट एनर्जी दे देंगी, राइट। बट चूंकि ऐसा नहीं होता है, जब भी हम बात करते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की, तो वहाँ पे लाइट का पार्टिकल नेचर कंसिडर किया जाता है, ये चीज़ हमको पता है। और एक कॉर्पस्कल एक ही इलेक्ट्रॉन को इमिट कर सकता है, राइट। तो ये भी एक बहुत बड़ा रीज़न था जिसके कारण जो फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन है वो एक्सप्लेन नहीं हो पाया था क्लासिकल वेव थ्योरी की हेल्प से, राइट। So this was the third reason why the classical wave theory could not be explained could not explain the photoelectric effect, और ये एक रीजन था जिसके कारण जो क्लासिकल वेव थ्योरी थी वो फेल हो गई थी।
नाउ फोर्थ लॉ भी एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे क्लासिकल वेव थ्योरी की हेल्प से। बेसिकली फोर्थ लॉ ये बोलता है कि जो इलेक्ट्रॉन का एमिशन है, मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन मेटल पे पड़े, मतलब सरफेस पे इंसिडेंट हो और इमीडिएटली इलेक्ट्रॉन जो है वो बाहर निकल जाना चाहिए। इस पूरी प्रोसेस में किसी भी तरीके का टाइम डिले जो है वो नहीं होना चाहिए, राइट। बट अगर अगेन यहाँ पे भी अगर हम लाइट का वेव नेचर कंसिडर करें तो आपको पता है कि वेव फ्रंट्स बनते हैं और वेव फ्रंट्स आगे स्प्रेड होते हैं, राइट। थ्योरी ऑफ सेकेंडरी वेवलेट से जब भी लाइट किसी सरफेस पे इंसिडेंट हो रही है तो वहां पे वेव फ्रंट्स बनेंगे और वो वेव फ्रंट्स जो है वो आगे प्रोपोगेट होते हैं, राइट। और चूंकि इस तरीके से एनर्जी कैरी हो रही है वेव के फॉर्म में, तो यहाँ पे ऑब्वियस सी बात है कि टाइम डिले होगा और ये जो प्रोसेस है वो एक इंस्टेंटेनियस प्रोसेस नहीं हो सकती है और यहाँ पे टाइम डिले जो है वो डेफिनेटली होता है, विच इज अगेन रॉन्ग। और ये कुछ रीजंस थे जिनके कारण क्लासिकल वेव थ्योरी जी थी वो फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन को एक्सप्लेन नहीं कर पाई एंड द थ्योरी गॉट फेल्ड हियर, राइट। सो दीज वर सम ऑफ द रीजंस व्हाई द थ्योरी गॉट फेल्ड. So these are some of the reasons or the failures of classical wave theory. Now, in our next class, we are going to discuss about the Einstein's photoelectric equation. Einstein ने basically photoelectric emission को explain करने के लिए एक equation दी थी and that equation is quite important topic of this chapter और उस पर based हम लोग कुछ numericals भी practice करेंगे. As the numericals from that section can come into the examination, right? So we need to practice some numericals that are based on the photoelectric equation that was given by Einstein और उसी के बेसिस पे आइंस्टीन की जो मास एनर्जी इक्विवेलेंस रिलेशन है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है, दैट इज E इज इक्वल्स टू mc स्क्वायर, जिसके बारे में आप लोगों ने पढ़ा होगा. E इज इक्वल्स टू mc स्क्वायर वेयर E is the energy, m is the mass and c is the speed of light, right? So E is equals to mc square, एक बहुत इंपॉर्टेंट डेरिवेशन, मास एनर्जी इक्विवेलेंस रिलेशन. So about all these things we will discuss in our next class. So that's all for today's class, students. The further topics we are going to discuss in our next class. Thank you.